नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य का इतिहास। जो भी लोग आगे एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या जो बीए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो आज के हमारे सब्जेक्ट का अध्याय है काल विभाजन और नामकरण, पहला अध्याय है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि काल विभाजन और नामकरण की क्या आवश्यकता है। तो इसके खाली 3 ही पॉइंट हैं। सबसे पहला है इतिहास को सही ढंग से समझने के लिए, दूसरा है अध्ययन की सुविधा के लिए, और तीसरा है विभिन्न युगों में हुए बदलावों को चिन्हित करने के लिए। अगर आपने काल विभाजन और नामकरण अच्छे तरीके से कर रखा है तो आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए अध्ययन की सुविधा के लिए, और अलग अलग युगों में अलग अलग तरह की कृतियाँ प्रमुख थीं, तो उनको अलग अलग हिस्सों में विभाजित करने के लिए और विभिन्न युगों में हुए बदलावों को चिन्हित करने के लिए काल विभाजन और नामकरण आवश्यक है। तो इन तीनों बिंदुओं के आधार पर कई इतिहासकारों ने काल विभाजन और नामकरण किया है, जिनमें प्रमुख हैं गार्सर दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज अब्राहम गिरेसन और मिश्र बंधु। लेकिन इतिहासकार और हिंदी साहित्य के विद्वान मानते हैं आज तक जो सबसे सुव्यवस्थित तरीके से जो काल विभाजन और नामकरण किया है हिंदी साहित्य के इतिहास का, वो क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इन सभी इतिहासकारों ने जो काल विभाजन किया उनको आधार लिया और उसके बाद काल विभाजन और नामकरण किया। तो सबसे पहला जो सुव्यवस्थित इतिहास लिखा है वो लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 3 पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिए। काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता के लिए, इतिहास को सही ढंग से समझने के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए और विभिन्न युगों में हुए बदलावों को चिन्हित करने के लिए। इन इतिहासकारों ने कोशिश की काल विभाजन और नामकरण की, पर विद्वानों द्वारा सबसे सुव्यवस्थित काल विभाजन माना गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। दूसरा टॉपिक है हमारा काल विभाजन और नामकरण के आधार। तो जो भी काल विभाजन और नामकरण किया गया है उनके क्या क्या आधार हैं, तो उनके मुख्य 4 आधार हैं। पहला आधार है ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर। तो जो हमारा इतिहास रहा है आज तक का जो भी, उसको 3 भागों में विभाजित किया है। आदिकाल, सबसे शुरुआत का जो काल था उसको आदिकाल नाम दिया, उसके बाद मध्यकाल और आधुनिक काल जो भी चल रहा है। ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर पहला आधार है ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर 3 भागों में बांटा, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। उसके बाद आधार लिया साहित्यकार केंद्रित। कौन से युग में कौन सा साहित्यकार प्रमुख था, जिनकी रचनाएँ काफ़ी चली या जिनको प्रमुखता दी गई, तो उस हिसाब से लेखकों के नाम पे इस युग को बांट दिया गया, जिसमें है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद और प्रसाद युग। तीसरा हमारा पॉइंट है आधार राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के आधार पर। तो इसको इससे खाली 2 ही भागों में बांटा गया, भक्ति काल और नवजागरण काल। भक्ति काल में भक्ति की कृतियाँ प्रबल थी, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, इन सभी ने भक्ति पे ध्यान दिया और धर्म प्रचार के लिए भक्ति को बढ़ावा दिया। तो भक्ति काल, और दूसरा नवजागरण काल जो अभी आधुनिक काल जिन्हें बोल सकते हो, जो अभी चल रहा है, जिसमें समाज में परिवर्तन आया। कई लोग, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने कई संस्थाएं खोली जिससे समाज में जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने में मदद मिली। तो इसलिए हुआ नवजागरण काल। चौथा आधार है साहित्यिक प्रवृत्तियाँ के आधार पर। कौन से काल में किस तरह की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ लिखी गई उसके आधार पर। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। तो इनमें से कुछ हैं रीतिकाल, छायावाद, छायावाद के बाद उत्तर छायावाद भी आता है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, और उसके बाद तो काल विभाजन 4 तरीके से हो गया। ऐतिहासिक कालक्रम, जो कि इतिहास है, उसको 3 हिस्सों में बांट दिया। दूसरा हुआ साहित्यकार केंद्रित, कौन कौन से साहित्यकार प्रमुख है उसके आधार पर 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद और प्रसाद युग। तीसरा आधार है राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के आधार पर। तो भक्ति काल में भक्ति का प्रमुख था, कृतियाँ जो हुई, बहुत से संत और दास हुए जिन्होंने भक्ति काल को महत्व दिया। दूसरा पॉइंट हुआ भक्ति काल के बाद नवजागरण, जिसमें कई महान पुरुष हुए जिन्होंने समाज में कुरीतियों को हटाने के लिए कई तरह के कार्य किए, तो उसको नवजागरण काल नाम दिया गया। फिर है साहित्यिक प्रवृत्ति। साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर मैंने जैसे बताया कई हैं, आप कुछ लिख सकते हैं। उसमें से उदाहरण रीतिकाल, छायावाद, छायावाद के बाद उत्तर छायावाद भी आता है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, और उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। दूसरा था काल विभाजन नामकरण के आधार, 4 आधार, और उसके बाद उनका नामकरण किया गया। दोस्तों, इसके बाद हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य के काल विभाजन में क्या समस्या आई।
तो दोस्तों इसमें सबसे पहले ओनली 2 समस्याओं का हमें सामना करना पड़ा। 2 मुख्य समस्याएं कौन कौन सी थी? पहली समस्या थी हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ कहाँ से माना जाए, और दूसरी समस्या थी हिंदी भाषा और अपभ्रंश भाषा में पारस्परिक संबंध। तो इनमें जितने भी इतिहासकार थे उनका 2 गुट बन गया, दोनों में वैचारिक मतभेद थे। इसको इस आधार पर समझाया जा सकता है, जैसे जॉर्ज गिरिसन थे, उन्होंने बोला कि हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ 7वीं शताब्दी से माना जाए, और उन्होंने हिंदी को अपभ्रंश भाषा ही माना है। अब जबकि इनके साथ वैचारिक मतभेद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये मानते हैं कि हिंदी भाषा जो है और अपभ्रंश भाषा है, दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश भाषा से हुआ है, ना केवल हिंदी के अलावा और भी कई भाषाओं का जन्म हुआ है अपभ्रंश भाषा से। तो इसलिए हिंदी भाषा को अपभ्रंश भाषा ना मान के इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास माना है 993 ईस्वी 993 ईस्वी। इस तारीख को दोस्तों आप याद रखें, ये आगे भी आपके काफ़ी काम आएगी। फिर जॉर्ज गिरिसन का साथ दिया डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन सभी ने माना कि हिंदी और अपभ्रंश भाषा एक ही है, इसलिए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से मानना चाहिए। तो ये जितने भी इतिहासकार थे, समस्याएं भी 2 थी, और इन्होंने ये 2 पॉइंट 7वीं शताब्दी के आधार पर माने। और सेम यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का साथ दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, उन्होंने भी माना, बोला नहीं अपभ्रंश भाषा एक अलग भाषा है, और अपभ्रंश भाषा अलग भाषा होने के कारण हिंदी साहित्य का इतिहास 10वीं शताब्दी से मानना चाहिए। तो पहले ये वैचारिक मतभेद था, बाद में भाषा विज्ञान के विद्वानों ने, और जब ये क्लियर हो गया कि नहीं हिंदी एक अलग भाषा है, अपभ्रंश एक अलग भाषा है, तो फिर अब हम ये मानेंगे कि 10वीं शताब्दी से ही हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ हुआ है। अपभ्रंश भाषा से और भी कई भाषाओं का जन्म हुआ, जैसे पंजाबी, मराठी, बंगाली आदि, वो भी अपभ्रंश भाषा से ही उनका जन्म हुआ है। हिंदी भी उनमें से एक थी। तो दोस्तों अगला हमारा पॉइंट है हिंदी साहित्य के काल विभाजन के विभिन्न प्रयास। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन के विभिन्न प्रयास किए हैं, इनमें प्रमुख इतिहासकार कौन कौन हुए? सबसे पहले तो हैं जॉर्ज गिरिसन। काल विभाजन का प्रथम श्रेय जॉर्ज गिरिसन को जाता है। हिंदी के इतिहास का सबसे पहला जो काल विभाजन किया है, उनका प्रथम श्रेय जाता है जॉर्ज गिरिसन को। तो उन्होंने 1888 ईस्वी में एक किताब लिखी थी, द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस पुस्तक में उन्होंने काल विभाजन किया था। तो उन्होंने जो काल विभाजन किया, उन्होंने काफ़ी सारे नाम दिए उसके लिए। सबसे पहले उन्होंने जो शुरुआती काल था उसको नाम दिया चारण काल। जॉर्ज गिरिसन मानते थे जो राजाओं लोगों के जो आश्रित कवि थे, जिनका काम था राजाओं की प्रशंसा करना और उनके बारे में लिखना, उसके आधार पर उन्होंने चारण काल नाम दिया। उन्होंने उसकी समयावधि दी है 700 से 1300 ईस्वी। उसके बाद उन्होंने दिया है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, जायसी या मलिक मोहम्मद जायसी है जिन्होंने पद्मावती की रचना की थी। फिर एक कृष्ण संप्रदाय, मुग़ल दरबार, तुलसीदास प्रेम काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इन्होंने जो काल विभाजन किया है उनमें एक तो व्यवस्था का अभाव है, तथा इन्होंने जो काल विभाजन किया इसमें किसी साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया। तो उनके द्वारा जो काल विभाजन है वो विद्वानों द्वारा मान्य नहीं है। तो इन्होंने बहुत सारे काल विभाजन किए हैं। अगर आप इनको याद करना चाहते हो तो आप एक ट्रिक से इनको याद कर सकते हो। जैसे चारण ने 15 बार जायसी और कृष्ण को मुग़ल दरबार में तुलसी खिलाकर प्रेम काव्य पढ़ाया, और फिर तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति ने 18 बार कंपनी और विक्टोरिया को खिलाया। ऐसे आप एक लाइन बना के, आपको जैसे भी अच्छा लगे आप एक लाइन बना के इसको याद कर सकते हैं। ये सारा सीरीज़ में आपको याद हो जाएगा, और फिर 1-2 बार आप देख लेंगे तो आगे की चीज़ आप आगे से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास किया था जॉर्ज गिरिसन ने। सबसे पहले काल विभाजन का श्रेय इन्हीं को जाता है। 1888 में द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। याद करने की ट्रिक जैसे कि मैंने आपको बताई, अगर आप करना चाहते हैं तो चारण ने 15 बार जायसी और कृष्ण को मुग़ल दरबार में तुलसी खिलाकर प्रेम काव्य पढ़ाया, और फिर तुलसी के अन्य प्रवृत्ति ने 18 बार कंपनी और विक्टोरिया को खिलाया। तो सबसे पहले जॉर्ज गिरिसन ने किया था, वो हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम देखते हैं कि इन्होंने किया है काल विभाजन। जैसे कि मैंने बताया, इनकी काल विभाजन में व्यवस्था का अभाव था, तथा उन्होंने किसी साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया। तो इनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया वो विद्वानों द्वारा
मान्य नहीं हुआ। उनके बाद काल विभाजन की कोशिश की है मिश्र बंधुओं ने। तो मिश्र बंधुओं ने 1913 में अपनी पुस्तक लिखी थी मिश्र बंधु विनोद। इसमें उन्होंने काल विभाजन किया है। तो इन्होंने काल विभाजन को 5 भागों में बांटा है: आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। तो इनको सभी को अगर आप याद करना चाहते हो तो आप ऐसा मान लो कि जैसे ऑफिस में कोई एक बॉस है, उस बॉस ने आपको एक लेटर ड्राफ्ट करने के लिए दिया है। वो लेटर आपने बनाया, अपने बॉस को पुटअप किया, तो बॉस ने कहा कि इसके लेटर के 3 भाग हैं: आरंभ, मध्य, सबसे निचला भाग। तो आरंभ और मध्य को अलंकृत करके उसमें परिवर्तन करके वर्तमान में डालो। तो ऐसा करके आप एक कुछ बना के उसको याद कर सकते हो। आरंभ और मध्य में अलंकृत करके उसमें परिवर्तन करके वर्तमान में डालो। तो ये 5 काल आपको इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। फिर उन्होंने मिश्र बंधुओं ने क्या किया, आरंभिक, माध्यमिक और अलंकृत, इन तीनों कालों को उपकाल खंडों में भी विभाजित किया। आरंभिक काल को जैसे पूर्व आरंभिक, उत्तर आरंभिक, फिर माध्यमिक को भी पूर्व माध्यमिक, प्रौढ़ माध्यमिक या उत्तर माध्यमिक भी आप बोल सकते हैं। अलंकृत काल को पूर्व अलंकृत और उत्तर अलंकृत, ऐसे करके। फिर इन सब की समयावधि दी गई है। 1913 में उन्होंने पुस्तक प्रकाशित की थी और उन्होंने बोला है कि आरंभिक काल जो है वो 643 ईस्वी से माना जाता है। तो 643 ईस्वी अगर आप सारे ये तिथियां अगर याद करना चाहें तो उसके लिए एक आंकड़ा अगर आप याद कर लें, 2 गुणा 100, 125, 120, 108 और फिर 98 और 35। तो इस आंकड़े का मतलब वो जैसे 643 ईस्वी, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद 2 गुना मतलब 643 को 2 से गुना किया तो 1286। तो पहला पूर्व आरंभिक काल हो गया 643 से 1286। 2 गुना 100, फिर आप जो भी 1286 है तो यहाँ से वापस आप 1287 ले आओ और 1287 ला के उसमें 100 जोड़ दो। 100 जोड़ दिया तो 1287 से 1387। फिर 1387 से आप यहाँ पे 1388 आ जाएगा। 1388 में 125 जोड़ा तो 1503, फिर 1504 आ जाएगा। फिर उसमें 120 जोड़ा तो 1624, फिर 108 जोड़ा 1625 में तो 1623, फिर 1634 आ जाएगा तो उसमें 98 जोड़ा तो 1832, 1832 में 35 जोड़ा तो 1868 और फिर 1869 से आगे जो काल अभी चल रहा है। आप इसको याद करना चाहो तो ये 1643 आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद एक ट्रिक है, 2 गुना 100, 2 गुना इसका हो गया 643 का, तो 2 गुना हो गया 1286, 2 गुना 100, फिर 100 ऐड करना है, फिर 125, 120, 108, ये साथ में ऐड करते जाना है बारी बारी, फिर 98 और 35, ये आंकड़ा आप याद कर लोगे तो ये सारी तिथियां आपको याद हो जाएंगी। फिर मिश्र बंधुओं द्वारा जो काल विभाजन किया है वो भी मान्य नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? विद्वानों का यह मत है कि कालखंडों को उपकाल खंडों में विभाजित करके उन्होंने स्पष्टता देने की बजाय और भी ज़्यादा भ्रम पैदा कर दिया है। इसकी वजह से मिश्र बंधुओं द्वारा जो काल विभाजन किया गया वो मान्य नहीं माना गया। इसके अलावा इन्होंने जो ये नाम दिए आरंभिक काल, माध्यमिक काल, इनसे किसी भी प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्ति का प्रमाण नहीं मिलता। आरंभिक काल में किस प्रवृत्ति के आधार पर आपने इसको आरंभिक काल नाम दिया इस तरीके से, तो साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर नहीं किया गया और स्पष्टता नहीं है, भ्रम और अधिक पैदा हो रहा है उपकाल के खंडों में विभाजित करने के कारण, इसलिए ये भी मान्य नहीं माना गया। उसके बाद जो काल विभाजन की कोशिश जो की है वो की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 1929 ईस्वी में उन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वही पुस्तक भी है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया है: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो अब वीरगाथा काल कहाँ से शुरू था? 993 ईस्वी, जो कि मैंने आपने पहले बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ 993 ईस्वी से माना है, जो कि हमने यहाँ अभी पढ़ा था। ये देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 993 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास माना है, तो उसी से उन्होंने वीरगाथा काल का प्रारंभ माना है। अब ये वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, इनको अगर आप याद करना चाहते हो तो जैसे और किसी दूसरे लेखक के साथ भी ये ना मिल जाए, तो अब जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, भगवान राम वीर तो थे ही, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, भगवान राम वीर थे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ आप वीर काल, भक्ति काल ही जोड़ोगे, कोई दूसरे काल नहीं जोड़ सकते, ये आपको याद रह जाएगा। तो वीर ने भक्ति की रीति का पालन करते हुए आधुनिक काल में प्रवेश किया। तो ये ट्रिक से आपको ये चारों सीरीज में याद हो जाएंगे। वीर ने भक्ति की रीति का पालन करते हुए आधुनिक काल में प्रवेश किया।
और जैसा कि मैंने आपको बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले भी जो हिंदी साहित्य के काल विभाजन की जो समस्या आई थी उसमें हमने पढ़ा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ उन्होंने 993 ईस्वी माना है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसको फिर अभी सारे आपको याद करने तो उसके हिसाब से एक ही आंकड़ा आप याद कर लीजिए, 325, 327, 200। तो 993 में 325 जोड़ेंगे तो 1318। फिर उधर हमने मिश्र बंधुओं में क्या किया था, इसे 643 से 1286, तो इधर 1287 आया था, अगला आंकड़ा आया था। यहाँ पे वही आंकड़ा आएगा, 943 से 1318, फिर 1318, 325 जोड़ो, 325 जोड़ दिया, 327 जोड़ा तो 1643, 1643 यहाँ आ गया, 1643 200 जोड़ा तो 1843, फिर 1800 से आगे का अभी जो काल चल रहा है। तो इन्होंने जो काल विभाजन किया है वो मान्य माना गया है। इन्होंने सभी काल में जिस तरीके की प्रवृत्तियाँ, जिस तरीके के साहित्य लिखे गए थे उनको आधार बनाकर कालों को सुव्यवस्थित विभाजित किया है, तो सभी विद्वानों द्वारा ये मान्य है। फिर अगला काल विभाजन का प्रयास किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो सबसे पहली बात तो द्विवेदी जी ने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया था उसको स्वीकार किया है, लेकिन उन्होंने काल विभाजन को थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया। अब व्यवस्थित कैसे किया, उन्होंने क्या किया, यहाँ देखिए शुक्ल जी ने जो आंकड़े लिए 993 से 1318, तो उन्होंने क्या किया, इनको राउंड फिगर में ले आए, लेकिन उन्होंने नाम में परिवर्तन किया है। उन्होंने जैसे वीरगाथा काल कहा है तो उन्होंने आदिकाल कहा है, फिर आगे आदिकाल के बाद पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल। तो अब आचार्य हजारी प्रसाद हैं, हजारी प्रसाद से 1000 आप याद रह जाएगा, इसमें कोई वो बात नहीं है। तो हजारी से 1000 और फिर आंकड़ा एक और याद करना पड़ेगा, 400, 300 और 200। आप ऐसे लिख सकते हैं इधर 400, 300 और 200। तो हजारी से हजार प्रसाद, 400 जोड़ा तो 1400, 1400 में 300 जोड़ा 1700, 1700 से 900, 200 जोड़ा 900, फिर 900 से आगे। तो दोस्तों इस तरीके से काल विभाजन के विभिन्न प्रयास हो गए। आचार्य हजारी प्रसाद ने रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो काल विभाजन किया है उसको मान्य माना है, लेकिन उन्होंने उनको राउंड फिगर में ले आए। लेकिन उनके जो काल विभाजन का जो तरीका है, समय अवधि लगभग बराबर है दोनों की, लेकिन नाम उन्होंने अलग दिया है। आखिर में जो काल विभाजन माना गया वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के माने गए हैं। अब आधुनिक काल तो देखो दोनों ने एक समय नाम दिया है, भक्ति काल और रीति काल है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के माने गए, और जबकि वीरगाथा काल है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं माना गया, ये माना गया आचार्य हजारी प्रसाद। ये क्यों माना गया ये हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों अभी हमने पढ़ा हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन। तो जैसे कि मैं बताया, सबसे पहले जॉर्ज ग्रिसन ने किया था, प्रथम से इनको जाता है। इन्होंने 1888 में एक पुस्तक लिखी थी, द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उन्होंने बहुत सारा काल विभाजन किया, इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई। चारण ने 15 बार जायसी और कृष्ण को मुगल दरबार में तुलसी खिलाकर प्रेम काव्य पढ़ाया, और उसके बाद तुलसी के अन्य प्रवृत्ति ने 18 बार कंपनी और विक्टोरिया को पढ़ाया। फिर मैंने बताया मिश्र बंधुओं ने किया, जॉर्ज ग्रिसन द्वारा जो किया गया क्यों नहीं माना गया, क्योंकि काल विभाजन में व्यवस्था का अभाव था, व्यवस्थित तरीके से नहीं किया तथा किसी साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया। फिर मिश्र बंधुओं ने क्या, 1913 में उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की थी, मिश्र बंधु विनोद। उन्होंने काल विभाजन किया, 5 भागों में बांटा था, आरंभ, मध्य, अलंकृत, परिवर्तन और वर्तमान। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बॉस ने अपने एम्प्लॉय को एक लेटर ड्राफ्ट करने के लिए दिया, लेटर ड्राफ्ट किया और बॉस ने उसको बोला लेटर के 3 पार्ट हैं, आरंभ, मध्य और सबसे निचला पार्ट। तो बोला आरंभ और मध्य में अलंकृत करो, कोई डिजाइन वगैरह बनाओ और उसमें परिवर्तन करके वर्तमान में पुटअप कर दो। तो फिर 643 ईस्वी मैंने बोला आपको याद रखना पड़ेगा, आरंभिक, मध्य और अलंकृत इन तीनों को 2-2 भागों में बांट दिया उपकाल खंडों में, परिवर्तन काल और वर्तमान काल को नहीं बांटा। तो आरंभिक का पूर्व आरंभिक, उत्तरारंभिक, माध्यमिक का पूर्व माध्यमिक, उत्तर माध्यमिक या प्रौढ़ माध्यमिक, अलंकृत को पूर्व अलंकृत या उत्तर अलंकृत। फिर एक आंकड़ा मैंने बोला आप याद कर सकते हैं, 2 गुना 100, 125, 120, 108 और 98 और 35। तो इनका भी जो वर्गीकरण है वो नहीं माना, क्यों नहीं माना गया, क्योंकि विद्वान मानते हैं कि काल खंडों को उपकाल खंडों में विभाजित करने से स्पष्टता आने के बजाय और अधिक भ्रम पैदा हो गया। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया, ये विद्वानों द्वारा माना गया। 1929 में प्रकाशित पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि हम सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हैं, वही उनकी पुस्तक का नाम भी था। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। भगवान राम वीर थे तो उससे आपको याद आ जाएगा कि रामचंद्र ने वीर गाथा काल नाम दिया था। तो वीर ने भक्ति की रीति का पालन करते हुए आधुनिक काल में प्रवेश किया। 993 ईस्वी से वीर गाथा काल का आरंभ उन्होंने माना है, मैंने पहले बताया था। ये तारीख आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें एक आप आंकड़ा लगा सकते हैं, 325, 327, 200। तो ये सब आप जोड़ के आगे बना सकते हैं।
सभी विद्वानों ने इनका मान्य क्यों माना, क्योंकि उस समय जो साहित्यिक प्रवृत्ति थी उन्हीं को उन्होंने आधार बनाया और उनके आधार बना के सुव्यवस्थित तरीक़ों से उन्होंने काल विभाजन किया। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मैंने आपको बताया कि राम प्रसाद शुक्ल ने जो काल विभाजन किया था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको मान्य माना है, उनको स्वीकार किया है। लेकिन उन्होंने क्या किया, कालांतर लगभग दोनों का सेम ही है, लेकिन उनको राउंड फिगर में लिया। आदिकाल 1000 से 1400, 1400 से 1700, 1700 से 900, 900 से आगे। लेकिन उन्होंने नाम में परिवर्तन किया है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल दोनों में बराबर ही है, पूर्व और मध्यकाल में चेंज है। ये रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा मान्य माने गए जो नामकरण दिया है, और जो आदिकाल है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो मान्य है। चलो दोस्तों, आज की क्लास में यही करते हैं, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।